नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। गांधी जयंती पर मेधावी छात्रों को तोहफा दिया गया है। कोरोना काल में प्रवेश प्रक्रिया देरी से हुई, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। लगभग 1 लाख से भी ज्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप जारी हो रही है। 1965 में दुनिया ने भारत का लोहा माना। कोरोना काल में प्रवेश प्रक्रिया देरी से हुई, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो छात्रवृत्ति कार्यक्रम में भी शामिल हुए मुख्यमंत्री। इसके अलावा गांधी जयंती के खास मौके पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित कर उन्हें हाथ जोड़कर नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहां पर मौजूद रहीं। कोरोना काल में प्रवेश प्रक्रिया देरी से हुई है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। लगभग 1.5 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप जारी हो रही है। 1965 में दुनिया ने भारत का लोहा माना, ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज हम सबके लिए देश की आजादी के आंदोलन के 2 महान योद्धाओं और आजाद भारत को एक नई दिशा देने वाले 2 महापुरुषों के पावन जयंती कार्यक्रम में यहां पर हम सबको सहभाग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले आज के इस आयोजन के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं पावन जयंती और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी पावन जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से इन 2 महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत करता हूं कि आज उन्होंने अपना समय प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय और सामान्य जाति से जुड़े थे छात्र छात्राओं के ऑनलाइन छात्रवृत्ति के इस कार्यक्रम में अपने करकमलों से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। हम सब जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत की आजादी के आंदोलन के एक ऐसे महायोद्धा थे जिन्होंने दुनिया के सामने हिंसा की बजाय अहिंसा, असत्य की बजाय सत्य और भारत की मैत्री और करुणा के उस मार्ग का अनुसरण करते हुए स्वाधीनता आंदोलन को उस कालखंड में नेतृत्व प्रदान किया था जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि इनका सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता। उन सब की और भारत की आजादी के लिए जो एक तड़प भारत के नागरिकों के अंदर थी, गुलामी की उन बेड़ियों को तोड़ते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता का एक अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। आज बापू की 152वीं पावन जयंती का कार्यक्रम है और हम सबका सौभाग्य है कि हम सब अपने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भी प्रवेश किए हैं। प्रदेश की बेटियों के लिए सीएम योगी का बड़ा तोहफा। बेटियों को शिक्षित करने के लिए सीएम योगी का आदेश। 2 बहनें साथ पढ़ रही हैं तो एक की फीस माफ करें स्कूल। तो बड़ी चीज, अगर 2 बहनें साथ पढ़ रही हैं तो एक की फीस स्कूल माफ करे। संबंधित विभाग एक छात्रा की ट्यूशन फीस देगा। इस योजना से कोई जरूरतमंद बच्चा छूट न पाए, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। तो बहुत बड़ी चीज है ये। अगर 2 बहनें एक साथ एक ही क्लास में पढ़ रही हैं तो एक की फीस माफ होगी। बेटियों को शिक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री का आदेश सामने आया है। प्रदेश की बेटियों के लिए
सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ा तोहफा बेटियों के लिए, बेटियों को शिक्षित करने के लिए सीएम योगी ने तोहफा दिया है बेटियों को। और उन्होंने कह दिया है कि अगर दो बहनें एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाई कर रही हैं तो एक की फीस को माफ कर दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है, आदेश जारी कर दिया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेटियों के लिए सोच रहे हैं। बेटियों को शिक्षित करने के लिए सीएम योगी का आदेश, दो बहनें साथ पढ़ रही हैं तो एक की फीस माफ करें स्कूल, संबंधित विभाग एक छात्रा की ट्यूशन फीस देगा। इस योजना से कोई भी जरूरतमंद बच्चा न छूट पाए, इसका भी स्कूल प्रशासन को ख्याल रखना होगा। तो वहीं गांधी आश्रम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बापू को श्रद्धांजलि भी दी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी वहां पर मौजूद रहीं और उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी। तो गांधी आश्रम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बापू को श्रद्धांजलि दी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और फिर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, श्रद्धांजलि उन्हें दी गई है। गांधी आश्रम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद रहे। आपको तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं उस वक्त की जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने ये माल्यार्पित कर बापू को नमन किया है और बापू को याद किया है। साथ ही बापू के किए गए कार्यों को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो कार्य बापू ने किए हैं वो नई पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं। गांधी आश्रम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जहां पर तमाम छात्राओं ने मिलकर गीत गाए हैं और इसके साथ ही उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आखिर महात्मा गांधी किस राह पर चलने के लिए कहा करते थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई नेताओं ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। गांधी जयंती पर पीएम ने ट्वीट किया कि देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए बापू का जीवन और आदर्श प्रेरित करता रहेगा। इस वर्ष महात्मा गांधी की 152वीं जयंती है। तो सोनिया गांधी से लेकर केजरीवाल तक और फिर यहां ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ये तमाम दिग्गज पहुंचे राजघाट और यहां पर पहुंचकर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। तो चार तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं। रामनाथ कोविंद की तस्वीर जो कि राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के। ये चार तस्वीर आप देखिए जहां चारों ही तस्वीर में देखा जा सकता है दिग्गजों ने महात्मा गांधी को आज श्रद्धांजलि दी उनके जयंती के मौके पर। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से लखनऊ में हमारे संवाददाता नगमा शेख ने खास बातचीत की है। गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने गांधी आश्रम में खादी कपड़े लिए और एटीएम से पेमेंट किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। आज गांधी जयंती और इस मौके पर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आज गांधी जयंती पर, क्या संदेश? गांधी जयंती के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और हम सब प्रातः काल से ही गांधी जी की प्रतिमा पर जाकर के आदरणीय राज्यपाल महोदया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने निर्देश दिया है कि सभी कार्यकर्ता जाकर के गांधी भवन में कुछ ना कुछ खादी वस्त्र अवश्य खरीदें। आज उसी के तहत हम लोगों ने खादी वस्त्रों की खरीदारी की है और उसके उपरांत हम लोगों ने एटीएम से पेमेंट किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का आह्वान को हम लोगों ने पूरे प्रदेश में चलाने का एक सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है। उसी के तहत आज हम लोग यहाँ गांधी भवन आए। आप कानून मंत्री भी हैं प्रदेश के और लगातार समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था पर उंगली उठाते हुए दिखाई दे रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी बुरी तरह से फेल साबित हुई है, डिरेल चुकी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। जो भी अपराधी है हमने पूरी तरह से ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को समाप्त किया है और जो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं वो हमारे लिए चिंता का विषय है। गोरखपुर की घटना हमारे लिए बहुत ही गंभीर है। हमने पूरी घटना पर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे। परिवार की
मांग पर हमने जांच सीबीआई को सौंप दी है और इसमें जो भी तथ्य होंगे सामने आएंगे और हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। उसकी पैरवी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर के हम लोग स्वयं करेंगे। शुक्रिया। तो ये थे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, जिन्होंने बताया कि आज उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर गांधी आश्रम में शॉपिंग की और डिजिटल इंडिया के तहत उन्होंने एटीएम से पेमेंट भी किया। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कर्की के साथ नगमा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। तो कौशाम्बी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। पदाधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम की बैठक है। जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। मीटिंग के बाद अपने आवास पर जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिसमें कि कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव अगर लड़ेंगे तो वो किस सीट से लड़ेंगे, इसको लेकर जो अटकलें तेज थी उसमें यह कहा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य एक ऐसी सीट से लड़ेंगे जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है, कौशाम्बी। लेकिन अभी ये देखना होगा कि क्या वाकई यहां से केशव प्रसाद मौर्य दिखाई देंगे या नहीं। लेकिन इन सब के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं ने कौशाम्बी पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। मनीष गुप्ता संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश अब कर दी गई है। योगी सरकार ने मृतक के परिजनों को 40 लाख रुपए देने का ऐलान किया है, तो वहीं मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। सीबीआई जांच के शुरू करने तक एसआईटी जांच फिलहाल करते रहेगी। देखिए। यूपी के गोरखपुर में हुई कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के मामले में योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। मामले को जब तक सीबीआई टेक ओवर नहीं करती है तब तक एसआईटी जांच को आगे बढ़ाएगी। वहीं मृतक के परिजन को 40 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया गया है, जबकि मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। दरअसल बीते सोमवार की देर रात गोरखपुर के कृष्णा होटल में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ ठहरे हुए थे। इसी दौरान पुलिस उनके रूम में दाखिल हुई और सवाल जवाब करने लगी। होटल में ही मनीष गुप्ता के साथ बुरी तरह मारपीट की गई, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। जब परिवार वालों ने पुलिस वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का दबाव बनाया, तब 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। आइए देखते हैं मनीष हत्याकांड में कब क्या हुआ। 27 सितंबर 2021 आधी रात को चेकिंग के लिए गोरखपुर पुलिस होटल में घुसी। होटल के कमरा नंबर 512 में मनीष अपने दोस्तों के साथ ठहरे हुए थे। पुलिस वालों ने तीनों से आईडी प्रूफ मांगे और तलाशी ली। तलाशी के दौरान मारपीट का आरोप लगा। 28 सितंबर 2021 गोरखपुर में ही मनीष गुप्ता का पोस्टमार्टम किया गया। प्रारंभिक रिपोर्ट में चोट से मौत होने की बात सामने आई। पोस्टमार्टम के बाद 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। 29 सितंबर 2021 सुबह परिजन शव को लेकर कानपुर पहुंचे। परिवार ने अंतिम संस्कार करने से मना किया। सीएम योगी से मुलाकात करने पर परिवार अड़ा रहा। परिवार ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। 30 सितंबर 2021 सुबह 5 बजे मनीष का अंतिम संस्कार किया गया। मनीष की पत्नी से सीएम योगी मिले। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। 1 अक्टूबर 2021 गोरखपुर के डीएम, एसएसपी और संबंधित थाना पुलिस के खिलाफ एनएचआरसी। योगी सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। सीबीआई के टेक ओवर लेने तक एसआईटी की जांच जारी रहेगी। फिलहाल अब सीबीआई जांच में केस के सच का खुलासा होने की उम्मीद है कि कैसे मनीष की मौत हुई। वहीं मामले में सियासत भी काफी चरम पर है। न्यूज़ ऑन इंडिया के लिए कानपुर से सूरज पांडे की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जहां वरिष्ठ आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के वीडियो वायरल का मामला है। 65 से ज्यादा तकरीर वाले वीडियो एसआईटी के हाथ लगे हैं। सभी वीडियो में आईएएस मौजूद हैं। वीडियो में इस्लाम और धर्मांतरण के फायदे बताए गए हैं। कानपुर में मंडलायुक्त के पद पर रहने के दौरान पूजा पाठ पर रोक लगा दी थी उन्होंने। कमिश्नर आवास में पूजा करने पर या मूर्ति लगाने पर या मूर्ति पर माला पहनाने पर भी जानवर बोलते थे। कमिश्नर आवास में काम करने वाले कर्मचारियों ने बयान दिया है। बांदा से कारोबारी जाजमऊ का एक कारोबारी था इफ्तिखारुद्दीन के संपर्क में। हमेशा
किताबें ले जाकर करते थे प्रचार प्रसार। हमेशा आवास में लगती थी धर्मांतरण की पाठशाला। खबर नोएडा से, जहां सेक्टर 122 में दिन दहाड़े एक घर में दबंगों ने कब्जा कर लिया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लाठी डंडों और पत्थर लेकर पहुंचे दबंग ट्रैक्टर ट्रॉली से घर का गेट तोड़ते नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिजनों ने बताया कि दबंगों ने उन्हें घर से पीट पीट कर भगा दिया। डीसीपी हरिश्चंद्र के आदेश के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो नोएडा में आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली से कैसे घर के मेन गेट को तोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायत किया गया है बावजूद इसके। नोएडा के सेक्टर 104 में एटीएस बिल्डर की ओर से कॉमन एरिया और एंट्रेंस फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी चार्ज का भुगतान नहीं करने पर अनसोल्ड पेंट हाउस को सील कर दिया गया है। उधर सेक्टर 34 और 74 में सुपरटेक बिल्डर की ओर से कॉमन एरिया का भुगतान नहीं किए जाने पर सीईओ ऋतु महेश्वरी ने बिल्डर की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्यों को रोकने का निर्देश दे दिया है। तो बिल्डरों की मनमानी लगातार सामने आ रही थी, जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। कॉमन एरिया का भुगतान नहीं करने पर पेंट हाउस को सील कर दिया गया है। सीईओ ऋतु महेश्वरी ने निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दे दिए हैं। तो मेरठ में कोल्ड ड्रिंक पीने से 7 बच्चों की हालत बिगड़ गई है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक पिया, जिसके बाद से उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल सभी बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। जानकारी ये मिल रही है, एक अनजान व्यक्ति आया था और फिर इन बच्चों को कोल्ड ड्रिंक देकर गया, जिसके बाद जब इन बच्चों ने उस कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया, उसके बाद से ही इनकी तबीयत बिगड़ रही है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि वो व्यक्ति कौन था, वो कहां से आया था और उसकी मंशा क्या थी इस तरह से बच्चों को कोल्ड ड्रिंक देने के पीछे की। तो फूड पॉइजनिंग की वजह से 7 बच्चों की तबीयत खराब हो गई है, जिन्हें अस्पताल में अभी भर्ती किया गया है। खबर कानपुर से, जहां कार सवार बदमाशों ने सपा नेता की हत्या कर दी है। गोली मारकर सपा नेता हर्ष यादव की हत्या की गई है। बीच बाजार में हत्या की वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। कानपुर देहात से सपा युवजन सभा का जिला उपाध्यक्ष था मृतक। देर रात पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। पुराने विवाद के चलते की गई सपा नेता की हत्या। मृतक और हत्यारा दोनों ही सपा के नेता हैं। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 सब्जी मंडी इलाके की ये घटना है। पुराने विवाद के चलते सपा नेता की हत्या की गई और जिसने हत्या की है वो भी सपा का ही है। मृतक और हत्यारा दोनों ही सपा के नेता हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 सब्जी मंडी इलाके की ये पूरी घटना है। खबर फतेहपुर से है, जहां मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बहुआ कस्बे के जवाहर नगर मोहल्ले की ये घटना है। तो दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कि कई लोग घायल हो गए हैं। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बहुआ कस्बे के जवाहर नगर मोहल्ले का ये मामला बताया जा रहा है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।